आदाब नाज़रीन, सियासी जंग में आज हम कश्मीर में हैं। कश्मीर में आते हैं तो दिल अपने आप शायरी के लिए बेचैन होता है। मैंने सोचा था जब कश्मीर आऊँगा, श्रीनगर आऊँगा तो ट्यूलिप गार्डन देखने जाऊँगा। अभी अभी किसी ने बताया कि वो आज ही बंद हो गया है। बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई। यादों की जंजीर बना के देख ज़रा, फिर मेरी तस्वीर बना के देख ज़रा, दिल के दावेदार बहुत हो जाएंगे, इस दिल को कश्मीर बनाकर देख ज़रा। सियासी जंग नहीं है, ये जमहूरियत को मजबूत करने की एक छोटी सी कोशिश होती है जिसमें वोटर अपने अपने वोट के हिसाब से अपने अपने नुमाइंदों को चुनने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कोशिश इसलिए कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन यही एक तर्ज हुकूमत है जो दुनिया में आम है, इस वजह से इसके साथ साथ लोग चलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिसे भी चुनता हूं रहबर वो लूट लेता है। मैं ना समझ हूं या फिर इंतखाब झूठे हैं। लोगों का यकीन इंतखाबात पर मजबूत होना चाहिए। उसके लिए जरूरी यह है कि जो यहां से नुमाइंदे चुनकर जाएं वो लोगों की बातों को बहुत मजबूती के साथ रख सकें। कश्मीर में तकरीबन इंतखाबात, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कहें तो इख्तिताम की ओर है। एक यहां पर एक ऐसा हल्का है अनंतनाग, जो हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से वाहिद हल्का है जिसमें 3 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वहां से उम्मीदवार भी हैं। हम चुनाव के हवाले से कश्मीर के हालात पर भी बात करेंगे। यहां पर जो सियासी चपकलिश चलती है, जो सियासी कशमकश है, उस पर भी बात करेंगे, जम्मू पर भी बात करेंगे, लद्दाख पर भी बात करेंगे। और उसके लिए बात करने के लिए हमारे दरमियान 5 अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनकी तरफ चलता हूं, उनका आपसे तारुफ कराता चलूंगा। और उसके साथ साथ हमारे दरमियान यहां पर बहुत हाजरीन में बहुत बेदार ज़हन लोग भी मौजूद हैं। और मैं जब प्रोग्राम के आगाज से पहले सुन रहा था इनकी बातें तो ये लग रहा था कि ये बहुत कुछ तैयारी करके आए हुए हैं। तो ये भी, इनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ है यहाँ पे एक बहुत नौजवान रहनुमा के तौर पर बहुत अच्छी शिनाख्त इन्होंने पैदा की। मेयर के तौर पे भी काफ़ी काम किए हैं श्रीनगर में, अगर देखा जाए इनकी तारीफ़ें भी होती रही हैं। मैं इनसे तारुफ कराता हूं। आपका पीपल कॉन्फ्रेंस से हैं जनाब जुनैद मट्टू साहब, हम इनका खैर मकदम करते हैं। क्या कहेंगे? आपका पहले वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। शहर श्रीनगर में आपने कहा कि बाहर तो चली गई, बाहर तो अभी आई, और जो इंतखाबी एक सिस्टम है वो अभी चल ही रहा है। अनंतनाग में 2 नशस्तों में 2 फेज़ों में अभी बाकी है। और जो जमहूरियत होती है वो जमहूरियत कोई ज़ात की लड़ाई नहीं होती है, जमहूरियत कोई हिस्से की लड़ाई नहीं होती है, जमहूरियत दौलत की लड़ाई नहीं होती है। जैसा आपने बखूबी फरमाया, जमहूरियत एक ख़यालातों, एक सोच की लड़ाई होती है, एक आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डिस्पैरिटी होती है। तो कश्मीर में वो होना बहुत ज़रूरी है। अनंतनाग की आप बात करें, पहले मुलतवी हुआ था, क्यों हुआ था और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, वहाँ पे एलियनेशन किस हद तक बढ़ी, वो हम सब देख चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि जमहूरियत की जंग जारी रहे और जमहूरियत की जंग से ही नुमाया निकल कर। चलिए हम इस पर भी बात करेंगे कि ये पार्लिमानी जंग जो है असेंबली जंग में तब्दील होगी कि नहीं। देखिए यहाँ पर धूप बहुत शदीद है और जब हम, आपने देखा होगा पटना में, कलकत्ता में और दीगर जगहों पर भी हम गए तो वहाँ की धूप जो है उसकी शिद्दत को जो है हम बहुत महसूस भी करते हैं। हमने सोचा था कि यहाँ हम जब धूप में करेंगे तो ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में माहौलियात का क्या मामला ऐसा हुआ है कि इस धूप में एक अजब सी तपिश है। नहीं तो किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि सूरज से भी आंख मिलाया करते थे, तुझसे मिलने धूप में आया करते थे। और ये धूप की तपिश इन सियासतदानों को परेशान भी कर रही है और जो लोग बैठे हैं उनको भी परेशान कर रही है। और मेरी तो रोजी रोटी जुड़ी हुई है, मुझे तो परेशान करेगी नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे हिलाल शाह साहब, और आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो आपने बड़ी मुश्किल से धूप नजर आई है, इसको नजर मत लगाइए। हमने, मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद ऐसी धूप देखी है। और सियासत का जो है इस वक्त
माहौल है, पूरे जनरल इलेक्शन देश में चल रहे हैं, और जहां पर अनंतनाग पार्लियामेंट सेगमेंट की बात है, जिसको जैसे आपने बखूबी फरमाया कि जिस पहली ऐसी कोई लोकसभा सीट होगी जिसको 3 फेज़ों में जो है किया गया है, और खुसूसन पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी सारी जो है वाबस्तियाँ गया है, वाबस्तियाँ जो है लोग इस इलेक्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं यहाँ पर। उस पर हम बात करेंगे, अभी बहुत बात करनी है, 35 पे भी करनी है, 370 पे भी करनी है, और दीगर मुल्क के हालात पर भी करनी है। सलमान सागर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनके वालिद साहब बहुत बड़े रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, अली मोहम्मद सागर साहब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन इंतखाबात को लेकर क्या सोच रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त ख्याल है वो ये है कि ये चुनाव जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनते हैं, क्योंकि एक वक्त था 2014 में जब एक चुनाव परसेंटेज का लेवल 60 या 70% के करीब आया था। आज जो पिछले 4-4.5 साल में हालात बने, जो एस्टेब्लिशमेंट या रहे, उन्होंने इसको गिरा के 7% पे, या अब जो आज परसेंटेज बनेगा उस पे लाया है। ये इलेक्शन ज़रूरी है, बिजली सड़क पानी के बगैर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं आज। ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा 370 है, उसका सेफ गार्ड है। और जो एतमाद लोगों ने खोया है, जो आपने देखा है वोटिंग परसेंटेज जो लो हुआ है ऐसी जगहों पे जो अनएक्सपेक्टेड जगह थी, उनका जो मॉरल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका जो ट्रस्ट था डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, हमारा ट्रस्ट उसी पे रहेगा। और हमने इलेक्शन लड़ा भी इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं लोग जो हैं दोबारा भरोसा करने लगे, जो कम से कम 2014 में हालत थी इलेक्शंस की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी के नुमाइंदे साथ खड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साथ साथ हैं। ये हमारी मजबूरी में इन्होंने सहारा दिया है, क्योंकि हमारे पास डाइस 4 ही थे इस लोकेशन के हिसाब से। तो ये दोनों साथ हैं, मगर साथ थे पहले, अब साथ नहीं है। सुहेल बुखारी साहब पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुहेल बुखारी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है वादी कश्मीर में। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो नशस्त है, इसे आपने जमहूरियत के पस मंज़र में इसका इनेकाद हुआ है यहाँ पे, ऐसे में इस शो का नाम सियासी जंग हो, मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगा। क्योंकि पता नहीं, शायद अब जंग व जदल एक ऐसी करेंसी बन गई है कि जब तक आपके ब्रांड में ये लफ्ज़ ना हो, शायद आप इसको बेच नहीं पाते। हम लोगों का ये मानना है कि जंग से ज़्यादा दूर रहिए, आपस में बातचीत कीजिए। और हमारा मसला भी वही है कि हमारे मसले को लेके, हमारे लोगों को लेके कभी बात नहीं की जाती, और हम अपने लोगों का एतमाद मांग रहे हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि लोगों को इस चीज़ के लिए आमादा किया जाए कि बात कीजिए। जॉनी लिया मुझे याद आते हैं कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो हम बस यही चाहते हैं कि बातचीत का ही माहौल रहे, हमारे मसले को सुना जाए और उसके बारे में बिल्कुल बात तो होनी चाहिए। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। खालिद जहांगीर साहब, इनके साथ खड़े होकर कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद, मुद्दत के बाद? ऐसे सुहेल साहब खाली पॉलिटिकल पीडीपी के साथ, पीडीपी के साथ, इन सबके साथ दोस्ती है। हम दोनों जब जर्नलिस्ट इकट्ठे थे तो भाई जैसे। नहीं, बीजेपी पीडीपी साथ साथ खड़ी हो, कैसे लगता है? 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज अलग अलग है, पहले इकट्ठी थी। फिर बाद में बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। हमने कोशिश की इनके साथ चलने की, लेकिन चल नहीं पाई। चल नहीं पाई मतलब मुफ्ती साहब के साथ चल गई, महबूब मुफ्ती साहिबा के साथ नहीं चल पाई। नहीं, उसके साथ भी ठीक रहा हमारा जब तक बुरहान वानी का एपिसोड हुआ। महबूबा जी ने बड़े अच्छे तरीके से यूनिफाइड हेड कमांड की चेयरमैन रही वो। उसने जिस तरीके से बुरहान वानी के जब उसका वो इनकाउंटर हुआ, उसके ऑर्डर दिए मारने के, उसके बाद मुझे लगा थोड़ा उसका फिर इंटरनल प्रेशर था पार्टी की तरफ से कि मिलिटेंटों को थोड़ा हीलिंग टच दिया जाए, जबकि हमने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और सरकार छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती ने यूनिफाइड हाई कमांड अच्छे तरीके चलाया। जिस तरीके से बुरहान वानी को मारा और बाकी मिलिटेंटों को मार रहे हैं, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती का पूरा सपोर्ट था। बहुत बड़ी बात कह दी है। सुहेल बुखारी साहब, आपका जवाब ले लूँ मैं? जी हाँ, देखिए, मुझे खालिद जहांगीर साहब से कोई ज़्यादा गिला नहीं है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं दरअसल ये ऊपर से ही डीएनए से चलता आ रहा है। झूठ बोलना
अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाना, मुझे लगता है ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, लीडरशिप से इसको बोलते हैं पर्कुलेट डाउन हो रहा है, इट्स टॉप टू बॉटम टाइप्स। अभी वैसे भी अकेले अलग थलग हैं यहाँ पे, इनसे अगर आप इस मजमे में ये पूछें कि खालिद जहांगीर साहब क्या आप भी चाहते हैं कि 370 चला जाए, 35A चला जाए, मैं इनको यही इस मजमे में इनके हाथ जोड़ूंगा, इनसे माफ़ी मांगूंगा अगर ये कहें कि हाँ 35A जाना चाहिए और 370 जाना चाहिए, जो कि मोदी जी कहते हैं, जो कि बीजेपी कहती है, जो कि अमित शाह कहते हैं, जो इनके मैनिफेस्टो में। आप इनसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपसे भी सभी से पूछूंगा, मैं सभी से पूछूंगा, लेकिन सवाल इस बात का है, देखिए फारूक नाज़की साहब का बहुत अच्छा शेर है कि तुम क्या जानो कश्मीरी दिल्ली में क्या होता है। मैं उसको उल्टे तरीके से कहता हूं, तुम क्या जानो या दिल्ली वालों कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। सवाल इस बात का है कि 370 हम उधर के लोग बहुत बार बीजेपी से सुनते थे, उनके हर इलेक्शन के उसके अंदर जो है 370 हटाएंगे 370 हटाएंगे। 2014 में भी अगर आप देखें तो उनका यही वादा था। तो क्या अब कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी 370 में कुछ ऐसा नजर आने लगा है कि इसके बल पर जो है हम जो है जो उलझने परेशानियां घुटन लोगों की है उनके बारे में ना सोचकर हम इनको कोई जज्बाती नौयत का एक मुद्दा दे देंगे और उसी के दम पर जो लोग हैं वो जो है बस इसी पर 370 35 इसी पर बात करेंगे और बाकी इंतखाबात में और कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। और जो इनका सवाल था, क्या आप 35A और 370 को हटाने के हक में हैं खालिद जहांगीर? देखिए पहला हाँ या ना, हक में है कि नहीं? एंकर ये हक में आप? हाँ सोहेल साहब, अब आप जर्नलिस्ट नहीं रहे, आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए पहले जब मेरा मैं पार्लियामेंट कैंडिडेट लड़ रहा था, मेरा एक स्लोगन था कि झूठ छोड़ो सच बोलो। पहले रीजनल पार्टियों ने सर गोल गोल घुमा रहे हैं, इनसे पूछे ना हक में है कि नहीं है? मैं पूछूंगा ना। पहले रीजनल पार्टियों ने इतना झूठ बोला है लोगों के साथ कि खुदा उनको खुदा ही माफ कर सकता है। ये शैतानी रास्ते पे चले हैं 47 से आज तक। जहाँ तक उन्होंने कहा कि लोगों को जरूरत नहीं बोलने के बारे में, इन्होंने क्या 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 नहीं किया। लोग बेखबर आज समझदार हैं, आज नेट है, सोशल मीडिया है और अच्छी एक नॉलेज आती है लोगों को। लेकिन जहाँ तक कि उन्होंने 370 का सवाल कहा, मैं उस स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट के साथ इत्फाक करता हूँ कि उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। नहीं, वो बोल रहे हैं हटाने, हम आएंगे तो हटाना ही है, 35 से हटाना है। तो पार्लियामेंट कल हाँ हटाना चाहिए। बीजेपी चलिए उन्होंने कह दिया, ये बीजेपी का ऑफिशियल हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। मट्टू साहब इधर से शुरू करता हूं मैं। क्या मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो यहाँ के मेयर भी हैं श्रीनगर में, और आप ये जो आवाम के मसाइल हैं वो क्या 370 और 35A से ही जुड़े हैं, या जैसे बिजली है, पानी है, रोजगार है, तालीम है, सेहत है, उलझन घुटन हरास तपिश कर्ब इंतशार, वो भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है? देखिए, जो पहले मैं ये बता दूं, जो 370 है 35A है, मुझे नहीं लगता है कोई बड़े सगीर में मायका लाल अभी तक आया है जो उसको हटा सकेगा। 370 और 35A हमारी शनाख्त के अहम पिलर्स हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो पॉलिटिक्स की सरजमीन से, पॉलिटिक्स के आसमान से बहुत ऊपर एक बात है। 370 और 35A पे कोई नेगोशिएशन होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। यहाँ का सियासतदान क्या, मैं क्या, हम सियासतदान क्या, यहाँ का वो बुजुर्ग जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात जी रहा है, या वो नौनिहाल बच्चा जो भी पैदा हुआ है, वो भी 370 और 35A का दिफा करेगा। दूसरा जो मसला है, आप कह रहे हैं यहाँ के जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, रोजमर्रा के मसाइल जनाब हर शहर में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, बम्बई में होते हैं, बेंगलोर में होते हैं। वो कौन सा शहर है दुनिया का जहाँ रोजमर्रा के मसाइल नहीं होते? वो गवर्नेंस का एक इशू है। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स अलग है, जो सेंटिमेंट है वो अलग है। सेंटिमेंट ना ही एस्पिरेशन ये इनको नेगेट करती है, ग्रीवियंसेस को, और न ग्रीवियंसेस एस्पिरेशंस को। वो अपनी जगह बिल्कुल अपनी जगह अहम चीज है 370-35 है, और सड़कें, बिजली, पानी ये अपनी जगह है। ये जरूरी अहमियत का हामिल इंतखाबात में अगर आप बात करते, पीडीपी इतने मुद्दत तक बीजेपी के साथ हुकूमत में रही, उसके काम पर बात होती कि उन्होंने काम क्या किया, वो भी यही कहते। लेकिन ऐसा आज मैंने जैसे एक अखबार देखा,
पूरा सफ़ा जो था, अंग्रेजी का अखबार है, और वो पूरा सफ़ा या तो 35A से रंगा हुआ है या 370 से। तो इंतखाबात के दौरान जो है अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए या जज्बाती, जैसे आप हमारी तरफ भी देखते हैं। मैं इसमें थोड़ा खुलासा कर दूं। जो इंतखाबात होते हैं वो गवर्नेंस रिड्रेसल के लिए होते हैं। अमूमन आमतौर नॉर्मली एक उम्मीदवार अवाम के सामने जाना चाहिए, मैंने 5, 10, 15 साल ये काम किए, इसका जज़ा दीजिए, मुझे ये काम करने जा रहा हूँ, तरक्याती काम, इसके लिए मुझे हिमायत दीजिए। लेकिन आमतौर जब काम नहीं हुए होते हैं, हाथ दो खाली हैं, तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती। एक सियासी शनाख्त तशख़्ख़ुस की बात करना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा 370-35A की बात नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये बात अगर बीजेपी कह रही है तो यहाँ आप कैसे बोल सकते हैं कि आप क्यों उसके दिफा की बात करें? दिफा की बात तो करनी है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको एक विजन ऑफ फॉर गवर्नेंस भी देना है कि 5 साल मैंने ये किया, इतनी रोजगार पैदा की, एज मेंबर पार्लियामेंट ये किया, इतने ब्रिज बनाए, इतने पुल बनाए, अब अगले 5 साल में ये करना चाहता हूँ। तो ब्लेंड ऑफ बोथ, वो भी कहना है, अवाम को ये भी कहना है। मुझे अवाम का एतमाद लोगों के रोजमर्रा के काम करने के लिए भी चाहिए और सियासी शिनाख्त और तशख्खुस के बचाव के लिए भी चाहिए। तो ये वैसा मसला नहीं है कि आप इसको चूज कीजिए, या तो 370 और 35A पे बात कीजिए या रोजमर्रा मसाइल पे, दोनों की बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता ये है कि हमारे उधर भी बात होगी तो स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, इस तरह की बातें होंगी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहीं से आ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग वोटर है उसका ध्यान भटकाने की कोशिश सी होती है। आप बिलाल शाह साहब, कांग्रेस पार्टी है वो एक हमने एक टर्म कहीं सुनी थी, दोस्ताना लड़ाई होना, फ्रेंडली फाइट वगैरह, कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पहले तो मैं यहाँ पर ज़रूर जो आपने बात छेड़ी यहाँ पर, जिसका आपने विवज ले लिया, कांग्रेस पार्टी वाहिद एक पार्टी है इस वक्त जिसने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल लेवल पे ये जम्मू कश्मीर को गारंटी की कि 370 और 35A को किसी भी किस्म का इरोजन कतई अलाउ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको और मजबूत किया जाएगा। ये हमने मैनिफेस्टो में डाला। कांग्रेस पार्टी इसकी वादाबंद है और हम इस चीज़ के लिए और लोगों की, और एक ये भी कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि कांग्रेस पार्टी अगर हुकूमत में आती है एक क्रेडिबल डायलॉग जो है उसका जो है शुरू किया जाएगा। अगर आप अभी जो पार्टियां अभी यहाँ पर कह रहे थे, अभी यहाँ पर मुजफ्फर साहब कि हम हटाएंगे, आप देखिए जो आपने बात कही, सही बात कही। जो पिछला इलेक्शन है वो किस पर ले लिया उन्होंने? बीजेपी ने पीडीपी के खिलाफ बोला, जम्मू में ले लिया, पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ बोला और यहां पर आ गए। आज ये फिर एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। तो आज लोग जो है हर एक चीज को समझते हैं। आपने सही बात कही, इलेक्शन होना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब पे कि कहां पर किसने, मैंने 5 साल में एक रिपोर्ट कार्ड लोगों के पास होना चाहिए कि मैंने 5 साल में क्या किया। जब किया ही नहीं कुछ, आप हमारे ले लीजिए कि पूरे देश को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, चाहे वो 15 लाख की बात हुई, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, जो असल में मुद्दा थे देश के, जब वो ग्राउंड पर हुए ही नहीं, उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए 370 पूरे देश में। आज आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे जो ये बीजेपी के प्रेसिडेंट है अमित शाह जी, हर एक जगह यही नारा है, 370 हटाना, 35A हटाना। अगर आपने डेवलपमेंट की होती, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट दी होती, आज वो देश के सामने आपका वो रिपोर्ट कार्ड होता, देश उसके बुनियाद पर वोट देता, लेकिन वो है ही नहीं कुछ। उसी तरीके से आप रियासत जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, आप हमें बताइए रियासत जम्मू कश्मीर में जहां पर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं तो आपको ज्यादा दूर नहीं लूंगा। अगर हम चीफ मिनिस्टर की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, मैं उनका यहां पर नुमाइंदा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक स्कूल का नाम लीजिए अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से वो MLA रही, जहां से वो चीफ मिनिस्टर बनी, एक स्कूल अपग्रेड किया हो, एक हॉस्पिटल अपग्रेड किया हो। अगर ये यहां पर नाम बताए, मैं इनसे माफी मांगूंगा। यहां पे एक, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, और कितने बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। नहीं, वो ठीक है, उनसे मैं ये बात पूछूंगा भी। एक जो मैंने सवाल ये किया, जो दोस्ताना फाइट की बात होती है, क्योंकि ऐसा महसूस किया जा रहा है, मट्टू साहब आप भी गौर कीजिएगा, सबसे कहूंगा, हमें गौर करना है कि जो
जम्मू का रीजन है, जम्मू में जो 2 सीटें हैं उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के जो है कांग्रेस का साथ दे रही है। यहाँ पर जो है हम यहाँ की वादी की अगर सीटें देखते हैं तो उसमें कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में साथ देती महसूस होती है। तो क्या वोटर को कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है सागर साहब? नहीं, पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूं। अभी आप 370 की बात करते हो, 35A की बात करते हैं। हमारा मुद्दा तो पार्टी का मुद्दा सिर्फ ये है कि हम ये इलेक्शन 370 और 35A की सेफ गार्डिंग के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और उसका मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये बात समझनी चाहिए उन लोगों को जो लोग समझते हैं कि 370 को हटाने से शायद कुछ देर एजिटेशन हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं हिंदुस्तानी, उसमें कोई शक नहीं है। मैं इंडियन हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ मैंने, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये यकीन से कहूँगा यहाँ मैं तब तक हिंदुस्तानी हूँ, मेरे जैसे तब तक हिंदुस्तानी जब तक 370 यहाँ है, जब तक 35A यहाँ तक है। और जिस दिन वो नहीं हुआ तो शायद नहीं हम जैसे लोग हिंदुस्तानी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये हिंदुस्तान में जो ऐवानों में बैठे हैं उनको ये दिमाग में बात डालनी चाहिए। अगर वो कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं, अगर वो इंटीग्रल पार्ट का जो डंका बजाते हैं इसको इंटीग्रल पार्ट सही मानते और रखना चाहते हैं, तो 370 को आपने टच नहीं करना है, 35 को टच नहीं करना है, आपने इसको इनफैक्ट स्ट्रेंथन करना है। और जहाँ तक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की बात है, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक कम्युनल फोर्स को दूर रखने के लिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस को हमारा सपोर्ट जाए। महबा जी ने इस पे बाद में कॉल ले लिया, तो मिलजुल के लड़ लीजिए ना। नहीं, महबा जी ने इस पे बाद में कॉल ले लिया क्योंकि जम्मू में हम चाहते हैं वोट डिवाइड ना होए, इसलिए हमने पहले ही कांग्रेस को ऑफर किया था कि हम ऐसे लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने पूरे स्टेक्स तो नहीं छोड़ सकते। ऐसा एक सिचुएशन बनेगा कि कोई हम में से जीत नहीं पाएगा। एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो एक लगा कि एक लार्जर इंटरेस्ट में जम्मू में हम अगर छोड़ देते हैं, खुद नहीं उठाते कैंडिडेट्स, तो कांग्रेस को वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जब आप बीजेपी और पीडीपी की बात करते हैं, आज पीडीपी ने ऐसा बोला है कि भाई हम वहाँ कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, कम्युनल फोर्सेस को हम दूर रखेंगे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, महबा जी ने ही 2016 में कहा, मार्च में हिंदुस्तान टाइम्स में आया था कि बीजेपी और आरएसएस इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी इन इंडिया। तो आज वो कैसे कम्युनल नहीं रहे, या आज वो कैसे फोर्सेस ऐसी बन गई जो खतरा है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि आरएसएस का जो बैकग्राउंड बीजेपी को है, अगेन ऑन रिकॉर्ड आई कैन प्रोवाइड विद द प्रूफ्स, बीजेपी का जो आरएसएस का जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी को अच्छा डिलीवर करने में मजबूर करती है। तो मोदी जी अथॉरिटेरियन नहीं है, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज, महबत जी के अल्फाज है। हिंदुज़म मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन है, ये महबत जी कहती है। ये तब नहीं कहती जब इखलाक को मारा जाता है, पहलू खान को मारा जाता है, जुनैद को मारा जाता है। ये आज महबत जी कहती है जब बीजेपी ने उनको धक्का मारा पीछे। अगर बीजेपी ने उनको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए हुकूमत से बाहर नहीं किया होता, मैं यकीन से कहता हूँ आज भी पीडीपी इनके साथ शाना बशाना हुकूमत यहाँ कर रही होती। ये जो इन्होंने ये जो ड्रामा रचा रखा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन मुफ्ती साहब इज ऑन रिकॉर्ड। मैं 2015 का हिंदुस्तान टाइम्स लाइए, मार्च 2015 का हिंदुस्तान टाइम्स लाइए, उन्होंने कहा बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, अनलाइक कांग्रेस विच इज करप्ट, जो कि वो खुद कांग्रेस में पूरी लाइफ टाइम रहे हैं। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड से जो ये डुप्लीकेसी है वक्त के साथ अपना जो पैंतरा बदलने की, ये इनके साथ हमेशा रहा है। मैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करूंगा। इनको जब सूट किया है पीडीपी को तब ये ऐसी बातें करते हैं। मुफ्ती साहब ये अक्सर बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमज़ोरी लाई है 370 के लिए। जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर 370 हुआ है वो सादिक साहब और बख्शी साहब के रिजीम में हुआ है, जिसमें दोनों बार मुफ्ती साहब मंत्री रहे, 60 में डिप्टी मिनिस्टर रहे और 70s में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। दोनों रिजीम्स में इसका सुबड़ा साफ हो गया 370 और 35A का। उसके बाद मुफ्ती साहब ने 2 बार कांग्रेस को छोड़ा, 86 में और 99 में। अगर मुफ्ती साहब 370 को लेके सिंसियर होते एज एन इंडिविजुअल तो वो 60 या 72 में छोड़ देते। ठीक है, क्योंकि आप मुझे उधर भी जाना है। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं अखलाक और पहलू खान और जुनैद वगैरह को लेके, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं वो ठीक है वो पार्टी का, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के बाकी हिंदू हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की है और बहुत से हिंदू जो है उसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। वो ठीक है, वो इनका जवाब वो देंगे। लेकिन सिर्फ हिंदू वाकई बहुत टॉलरेंट है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू जो सारे हिंदू जो है वो नहीं है सागर साहब, हिंदू वाकई बहुत टॉलरेंट है।
आपने कहा जो जिस तरह से, क्योंकि वहां पर आज भी जो है वहां पे जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो हिंदू ही लड़ रहे हैं फिरका वाराना माहौल के खिलाफ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप मुझे मिसकोट मत करिए। मैं कह रहा हूं आज हिंदू कैसे खराब हो गया, आज मोदी जी कैसे खराब हो गए, आज मोदी जी कैसे मोदी बन गए जो पहले जी थे। मेरा मतलब है हम नहीं कहते हैं कि हिंदू खराब है। हम ज्यादा वक्त मैंने जम्मू में बिताया है, दिल्ली में बिताया है, हमारे दोस्त हैं और हमें कभी इस पर डाउट नहीं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे इसमें कोई लुकी छिपी नहीं है, मुझे इसमें ये बोलने में कोई ना शर्म है और ना मुझे कोई इसमें डर है। मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कश्मीरी हूं। लेकिन जो ये पॉलिटिक्स करते हैं पीडीपी, इनकी लीडरशिप, अगर मुफ्ती साहब सिंसियर होते तो इन्होंने जब ये मिनिस्टर रहा करते थे, जब इरोजन होता तब छोड़ते। लेकिन मुफ्ती साहब ने कब छोड़ा? मुफ्ती साहब ने 86 और 99 में कांग्रेस का साथ छोड़ा, जब उनको अपने जाती मुफादात आ रहे थे सामने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। एक आपसे बस दरखास्त है, सांस ले लिया कीजिए ताकि मुझे भी मौका मिल जाए, मुझे भी थोड़ा सा, मुझे आप जान रहे हैं ना, मेरी भी नौकरी चल जाएगी। सुहेल बुखारी साहब, बहुत शिद्दत के साथ इन्होंने आपको चाहा अभी, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप लोगों को अपने हिसाब से चीजें करनी होती हैं तो आप एक हो जाते हैं कि जम्मू में हमने चाहा तो इस तरह, फिर आप जो हैं महबूबा जी ने श्रीनगर में कन्वेंसिंग की कि नहीं की फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ? जी हाँ, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में महबूबा मुफ्ती जी ने कन्वेंसिंग की। हम कई इलाकों में गए, बडगाम, खैर वो तो एक छोटा सा सवाल है, दरअसल मुद्दे पे आते हैं। बहुत ज़बरदस्त नफीस सियासी तकरीर की है मेरे दोस्त ने, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि जब जो शख्स बोले, जब उसका पास्ट और हिस्ट्री देखा जाए तो गुब्बारा फुस हो जाता है। अब मैं बताता हूँ क्या मसला है। पहली जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी जिसने बीजेपी एनडीए के साथ अलायंस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जरूरत बिल्कुल नहीं थी, 60 सीटें उनको स्टेट में मिली हुई थी, कोई परेशानी नहीं थी, अलायंस करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन चूंकि सुनिए चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब को मंत्री बनाना था, उनके सर पे ताज रखना था। देखिए आपने फरमाया ना, अब बोलने दीजिए, चूंकि शहजादे के सर पे ताज रखना था, यहां 60 सीटें थी, यहां परेशानी नहीं थी, अलायंस की कोई जिक्र नहीं था, उनको दिल्ली में मंत्री बनाने के लिए भी एनडीए में बना दिया। और सुनिए सितम जरीफी ये है, सुनिए जनाब, सुनिए सितम जरीफी ये है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, अखलाक वगैरह वगैरह, आपको पता है सच क्या है? कि जब गुजरात कारनेज हुआ, मुसलमानों को तहे तेग किया जा रहा था, रामविलास पासवान जैसे इंसान का जज्बा उमड़ आया, उसने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। एक मुसलमान था कश्मीरी उस कैबिनेट में जिसने तब भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और उसका नाम था उमर अब्दुल्ला। इनसे इसका सवाल अब सुनिए, अब मसला आता है। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं लौट के आता हूं, लेकिन ये तो बस एक चीज का जवाब दे। ये जो मौका परस्ती, हिपोक्रेसी वगैरह है ना, आप किसी कश्मीरी से पूछिए, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि हिपोक्रेसी और मौका परस्ती की यहाँ पे एक मिसाल है जो कि हजारों साल रहेगी। वो हैं जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। उन्होंने 20 साल तक कश्मीरियों को जेलों में भरवाया, बोला हमें हक है। सुनिए हमें पहले भी साइड चाहिए। चलिए मुझे ब्रेक ले लूं, लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने सियासतदान हैं वो अपने हिसाब से जो फैसले लेते हैं वो सही है, लेकिन वो दूसरों को करते हैं। यहाँ एक मुख्तसर वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनके सवाल देखेंगे लोग क्या चाहते हैं। हम ब्रेक के बाद लोगों के पास जाएंगे, उनसे सवाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे वो क्या जवाब देते हैं। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। न हम नफस न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। सियासी जंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, जब हम ब्रेक पे गए तो एक हल्की सी तब्दीली यहाँ पर हुई। हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो खालिद जहांगीर साहब बीजेपी से हैं, लेकिन इन्होंने ये बेहतर समझा कि पीडीपी का साथ छोड़ के मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में आ जाऊं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये हमारी अपनी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास ये 4 डाइस इस जगह के लिए काफी थे, लेकिन हमारी वजह से यहां पर यह महसूस हो रहा है कि देखिए सियासतदान जो है वो लगभग सब एक ही होते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो अपने अपने हिसाब से सब कुछ तय हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब वो वोट पड़ते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो जरा सी भी तब्दीली आपके हालात में उस तरीके से नहीं होती जिस तरह के वादे किए गए होते हैं। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है,
हर जगह की बात है। हमारे यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, सनम तसद्दुक साहब, मैं उनको बुलाऊंगा और फिर मैं यहाँ के राउंड की शुरुआत करूंगा। सनम, ये आपका नाम सनम किसने रखा यार? आप जैसे दोस्तों ने रखा है तहसीन भाई। पत्थर के सनम है आप क्या? हम जिसे प्यार आप करें वो सनम है। अच्छा, तो सनम, आपके तसद्दुक के सदक़े मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सियासी माहौल है, जो सियासी जमातों के बीच जिस तरह का आप चुनाव में आपने माहौल देखा है और लोग जिस तरह से सोचते हैं, उसमें क्या पूरा ओवरऑल आपको क्या दिखाई देता है? तहसीन भाई, पहले जो अभी आप ब्रेक पे चले गए थे तो हमने एक चीज़ देखी, जो यहाँ पे अभी लड़ रहे थे वो एक जगह गले मिल रहे थे। तो उसके ब्रेक के बाद आप वापस आए तो आपने कहा ये एक ही है, लेकिन चुनाव के वक्त ये अलग हो जाते हैं। जैसे आपने, हमें अपना प्रोग्राम ब्रेक से शुरू करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो जैसे अभी यहाँ पे अगर हम श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए मैंने एमपी का एक्सरे भी किया था, और महबूबा मुफ्ती साहिबा की अगर मैं बात करूँ तो उनका ये कहना, जब हमने उन्हें कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए बताइए कि वो कहाँ पे चूके, उन्होंने कहा छोड़िए वो बुजुर्ग है, तो हम उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। मीन्स फ्रेंडली मैच सिर्फ कांग्रेस और एनसी का नहीं था, बल्कि पीडीपी भी कहीं अंदर खाने उनको सपोर्ट कर रहा था कि फारूक साहब के। अच्छी बात है ना, सब एक दूसरे के साथ हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ लोगों के लिए जो मसले मसाइल है वो कहीं सामने नहीं दिखे मेरे को। जहाँ पे भी यहाँ पे आपने देखा कि 35 से जो बीजेपी दिल्ली में या बाकी जगहों पे बात करती थी, उन्हीं बातों को यहाँ रिप्लिकेट किया गया। और 35 से की बात करें, 370 की बात करें, तो उमर अब्दुल्ला यहाँ तक चले गए, वो प्री 53 चले गए, हमें तो अपना वजीर आजम वापस चाहिए, और जिस पे काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। और ये लोग जो यहाँ पे हमारे सभी लोग हैं जितने भी, तो इन खुद ये कह रहे थे कि होना ये चाहिए था कि ये लोगों के, जैसे जुनैद मुत्तू साहब कह रहे थे कि होना ये चाहिए था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के पास जाते, लेकिन कोई भी जमात यहाँ इनमें से ये नहीं कि जो रिपोर्ट कार्ड लेके चली गई हो लोगों के बीच में। बहुत सही बात कह रहे हैं आप, तशरीफ रखें। बुखारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए पीएमडीपी जो है उसमें 80,000 करोड़ का पैसा है, जिसमें बहुत काम ऐसे हैं जो शायद जमीन पर दिखाई भी दे जाए, लेकिन आप उनकी बात नहीं कर रहे। जैसे हमारी तरफ जो है नोटबंदी की बात नहीं होती, जीएसटी की बात नहीं होती, इस तरफ की बात नहीं होती। एक खातून है हमारे दरमियान में, आप अगर खड़े होना चाहें तो खड़े होकर भी बात कर सकती हैं। जी, आपका क्या नाम है? शमीमा मीर। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? My question is to my BJP friend. Question is like this कि this आपको बताया नहीं, मेरा उर्दू का चैनल है। अच्छा, उर्दू कि ये है मेरा क्वेश्चन कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. So he said that in like 35A and 370 should be abolished. Why? It is not their decision. It's the decision of people. आई एम सॉरी टू से ये हमारी डिसीजन है, रेस्ट कम्स लेटर, बाकी सारा बाद में, पानी, बिजली, ये हमारी आइडेंटिटी है। फर्स्ट वी वांट टू सेव गार्ड आवर आइडेंटिटी। हम पानी के बगैर रह सकते हैं, मर सकते हैं, बिजली के बगैर रह सकते हैं, खाने के बगैर रह सकते हैं, सड़कें जैसे हैं वैसे भी, दैट कम्स लेटर इन द डेवलपमेंट, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू सेव गार्ड आवर आइडेंटिटी, दैट इज 370। ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा कि जैसे वहां पर कुछ लोग कहते हैं, भक्त लोग जिनका नाम दिया जाता है कि नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, तो यही कि हमारे लिए यही काफी है और मतलब बाकी कुछ वो नहीं। रोटी खाएंगे मोदी जी को, दैट इज सेकेंडरी। आई एम सेइंग दिस कम सेकेंडरी लेटर। डेवलपमेंट तो होती ही रहती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन जो हमने, मतलब मैं अपने आप को एक मतलब कांग्रेस वर्कर की हैसियत से पेश करती हूँ, बट हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि हमें लोगों की राय लेनी है, लोग क्या चाहते हैं, हमारी राय तो नहीं चलेगी, हमारे लीडर्स की राय वहाँ लोगों का चलेगा, क्योंकि दिस इज द स्टेट ऑफ पीपल, of the people, by the people, for the people. So all the leaders should keep it in mind. ये लोगों की decision है, we want to safeguard our 370 and 35A. Right, ma'am. जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मेरा ये सवाल है जहांगीर भाई से कि मोदी जी ने कहा कि हमने 80,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को पैकेज भेजा है,
जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं वो 80,000 रुपये करोड़ कहाँ गए हैं, जबकि मैंने पिछले दिनों अखबार में ये पढ़ा है कि 6,000 करोड़ रुपए वापस हो गए हैं। क्या उसका ये फ़र्ज़ नहीं था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पैसा बराबर पहुँचता है, इसमें डेवलपमेंट काम हो रही है या नहीं हो रही है? क्या वो वहाँ कुर्सी पर बैठ के या यहाँ जम्मू कश्मीर में आके सिर्फ ये ऐलान कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान को ये कह रहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान को 80,000 करोड़ रुपया पैकेज दे दिया है? वो आप मुझे बताइए वो कहाँ पर है, यही मेरा। और गवर्नर सतपाल मलिक साहब तो बारहा जब आए थे नए नए, तब उन्होंने कहा था कि हम इसको स्पीड अप करेंगे, ये जो पीएमडीपी के काम रुके हुए हैं। जी बेटा। It's Mohammad Aqib Rintusha. I have a question to Mr. Khalid Jahangir. First, I would like to appreciate. सबकी मोहब्बत बीजेपी से इतनी क्यों है? कल कलकत्ता में भी जो थे सब बीजेपी वालों से पूछना चाहते थे, पीएमडीपी भी उनके साथ थी हुकूमत में। नहीं, उनके बहन है, कश्मीरियों पे इतने लगे तो इनके साथ इतनी मोहब्बत क्या नफरत हो चली है। तो मेरा खालिद साहब से क्वेश्चन है, पहले मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इन्होंने डायरेक्टली बोला हम 35A और 370 को खत्म करना चाहते हैं, दुगला रोल नहीं किया, बट दैट सेकेंडरी है, उनकी उतनी इनकी औकात नहीं, वो 370 को खत्म करेंगे। इनका ही दूसरा क्वेश्चन है, इन पे क्वेश्चन है, इन्होंने ओपन सपोर्ट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पीसी को दिया है, इनके 4 काउंसलर्स हैं, और इनकी जो टीम भी है पीसी, वो आज बोल रहे हैं कि हम 370 को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या खालिद साहब वो सपोर्ट वापस लेंगे बीजेपी से? जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप यहाँ के कुछ उसमें भी हैं क्या, इसमें म्युनिसिपैलिटी वगैरह में भी है? हाँ, नहीं, बेसिकली मेरा सवाल भी बीजेपी से ही है और प्लस पीडीपी से है। ये यहाँ पे लोगों को बस बेवकूफ बनाते हैं, बस डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। डेवलपमेंट को छुपाने के लिए जो उन्होंने पैतरे किए, बस 80,000 करोड़ 15 लाख भेजेंगे, इनको जो असली मुद्दे जो है वो उससे भटकते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मेरे को इस बात का जवाब चाहिए पीडीपी और बीजेपी से, या आज एक दूसरे के जो खिलाफ बोलते हैं, तब कहाँ थे जब ये गवर्नमेंट में थे? और खासकर पीडीपी से, जब महबूबा मुफ्ती साहबा ने बोला था टॉफी और मिल्क लेने गए थे, जब श्रीनगर जल रहा था, यहाँ पे लोग मर रहे थे, उस टाइम इनको क्यों नहीं याद आया आपने लोगों का दुख दर्द? उस टाइम कहाँ थे? और बीजेपी बार बार जो बोलते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट ने की? हमको सुनहरा दौर बस जो अगर मैंने देखा अपने लाइफ में, बस वो बस गुलाम नबी आजाद साहब का था, जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब 2.5 साल में उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाए जो इनने 60 साल में नहीं किया। मेरे को उस बात का जवाब चाहिए। बस ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ऐसे रहिए, मैं अपनी शक्ल देख लूं। इधर आइएगा, इधर करीब, एक चश्मा रखिए, बहुत अच्छा खूबसूरत है। इधर आइए, थोड़ा सा देखिए, ये नजर आ रहा हूं मैं यहाँ से, पूरा क्लोज में जा रहे हैं। हाँ, तो नाजरीन, इस वक्त जो बात हो रही है वो 370 और 35A से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, लेकिन पीडीपी के पास कहने को बहुत होना चाहिए था। देखिए, जैसे आपको हुकूमत का मौका मिला, 80,000 करोड़ पीएमडीपी पर में आए, आपके पास कहने को स्मार्ट सिटी हो सकती थी, आपने जो शहरों को अच्छा बनाया वो हो सकता था। आप अभी देखिए जोजिला टनल के लिए वजीर आजम गए थे, वो है, आपकी 4 लाइन्स हैं, बहुत सारे काम हैं, श्रीनगर शहर में काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसकी बात ना करके 35 और 370 जो उन्होंने फेंका उसे आपने उचक लिया। देखिए, मैं पहले तो एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा करूंगा। आपने बड़े लाइटर नोट में कह दिया कि ब्रेक में जो उथल पुथल हुई, मुझे लगता है यही सिंबलिज्म इंपॉर्टेंट है, यही से आपको पता चलेगा कि हुआ क्या है। बीजेपी के अज़ाइम कश्मीर, हमारे तशख़्ख़ुस, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेकर आया है। खालिद जहांगीर ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया, इनके मैनिफेस्टो में था। अब हुआ यह था कि जब खालिद जहांगीर साहब यहाँ आए थे और इनको अंदर घुसना था, मैं पीडीपी का नुमाइंदा होकर इनके सामने खड़ा हो गया था। जब तक मैं यहाँ खड़ा था मैंने इनको अंदर नहीं घुसने दिया, और जब मैं यहाँ खड़ा था तो इन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगा के दिया था, इनकी सारी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, सब ने, और इसको बोलते हैं एजेंडा ऑफ अलायंस। इसमें लिखा गया है कि जो तशख़्ख़ुस है, जो स्पेशल स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो मुझे इस चीज का बड़ा फख्र है। अब अलायंस नहीं रहा ना, सुनिए ना, मुझे फख्र है कि इनके अज़ाइम को मैंने यहीं रोक दिया था। मैं यहाँ खड़ा हो गया था, आगे घुसने की इनकी औकात नहीं थी। ब्रेक हुआ, मैं निकला, अब देखिए कहाँ पहुंच गए हैं। तो कौम को यह भी समझना चाहिए। अब रहा मसला कि हम डेवलपमेंटल इश्यूज की बात क्यों नहीं करते। देखिए, हम लोग अल्लामा इकबाल के मानने वाले हैं। वो कह के गए थे कि ए ताइर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तशख़्ख़ुस सबसे पहले, जैसा आपने कहा ना, वहां तो ये नारा होगा कि आधी रोटी खाएंगे, हम बोलते हैं भूखे सो जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। डेवलपमेंट होता है, होता रहेगा।
वो सेकंड प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है पूरे इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में, जो एक सेक्युलर इंडिया के साथ गई थी वो कुछ वादों को लेके, कुछ प्रोमिसेस को लेके, जिसमें 370, 35 है, उसकी रूह है। आप उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मेरे भाई ने पहले ही कहा था, सागर साहब ने, कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान के हिस्सा हैं जहां हमारा तशख़्ख़ुस माना जाता है। आप उस तशख़्ख़ुस को हाथ लगाइए तो हम अपने आप को हिंदुस्तानी मानने से इनकार कर देते। लेकिन इकबाल साहब ने नहीं, आपकी आवाज नहीं आएगी, माइक नहीं आपके पास। इकबाल साहब ने बहुत अच्छी बात एक ये भी कही थी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखिए, मैं एक और सवाल उछालना चाहता हूं, क्योंकि 370-35 से बात आगे नहीं बढ़ रही है। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर ये दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। कश्मीरियत की बात होती है तो कश्मीरियत का एक जुज जो है वो कश्मीरी पंडित हैं। जब चुनाव में बातचीत होती है 35A की, 370 की, तो क्या उस कश्मीरियत का जो एक हिस्सा यहां से जाने पर मजबूर हो गया, क्या कभी जुनैद भट्टू साहब उनको वापस लाने की बात जहन में नहीं आती, जो आपका अपना हिस्सा है? और उनके बारे में जब भी बात होती है कहते हैं नहीं हम सब एक। और मैंने देखा कश्मीरी पंडित जो यहां से बाहर भी हैं, अगर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन अगर कोई कश्मीरी मुसलमान आ जाएगा तो वो मुझे किनारे करके उनकी जो दोस्ती है, उनकी जो मिलनसारी है, उनकी जो मोहब्बत है, वो मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर हावी हो जाती है। ए वारपैट क्या करान, क्या सा दिल्ला, ये सब कुछ होने लगता है। तो ये जो है, ये उनके बारे में क्या इन पार्लिमानी इलेक्शन में नहीं सोचना चाहता? इससे पहले मैं थोड़ा ऐड कर दूं, जो भी बहस मुबासा हुआ है, मैं उस साइड आता हूं जी। जहां तक 370 की बात है, 35A की तो अभी उसमें वैसा कोई इरोजन नहीं हुआ है। 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप जाके पहले गूगल ही कर दीजिए वो 44 अमेंडमेंट्स कब हुए, किसने किया। वो तो कल नहीं हुए, परसों नहीं हुए, वो तो पिछले 50 साल में हुए हैं। यहाँ पे वजीर आजम हुआ करता था, फिर 1960 के बाद वजीर आला क्यों बना, वो किसने बनाया, इरोजन ऑफ स्पेशल स्टेटस कैसे हुआ, किन किन अवकात पे। अब देखिए, ये एक ब्लेम गेम बन गई है, लेकिन ब्लेम गेम में बहुत जरूरी है इंट्रोस्पेक्ट भी किया जाए, और ये एक इंट्रोस्पेक्ट करके किया जाए कि यहाँ की मेन स्ट्रीम ने कश्मीरियों को फेल किया है। यहाँ की जो कुल मेन स्ट्रीम है वो 370 का दिफा नहीं कर सकी। नहीं तो आज भी वजीर आजम होता, ये तो सिंपल सी बात है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं होता। आज भी यहाँ पे जो टैक्स है, जो GST लगा है, अपना होता, वहां का नहीं होता। दूसरी बात है क्लैरिटी की। मैं अपनी तंजीम की बात करूंगा, 370 और 35A के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज अलाउ नहीं होगा। ये आकिब साहब यहाँ बैठे हैं, इनने खालिद साहब को पूछा कि आप सपोर्ट वापस लेंगे, नहीं लेंगे। अगर ये लेना चाहते हैं 370-35A पे, मैं पहले 370 और 35A के लिए अपनी जान दूंगा, इक़्तिदार के लिए नहीं दूंगा। मैं इक़्तिदार के लिए नहीं दूंगा, मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ। 370 और 35A सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मेरा वो सवाल कश्मीरी पंडितों वाला, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। वो भी बता दो, वो भी बता देता हूँ मैं, वो भी बता देता हूं मैं आपको कि 370 और 35A की बात आज ये बड़ी एक आयरॉनिक बात है कि PDP का कोई काउंसलर मुझे बोले कि हम बीजेपी की बी टीम है। इनने तो इलेक्शन लड़ा, ये मीर साहब शायद इस बात से एतराफ करें, एजेंडा तो ये था कि बीजेपी को बाहर रखना है, सोल एजेंडा ये था PDP का। अब वो नीड ऑफ आवर हो गई, ये आवर फिर से कब आएगा वो पता है नहीं, वो पता कब आएगा वो है नहीं। और मैं आ रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। आइए इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ। आसिफ एक सेकंड। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं,
सुहेल साहब ने अभी कहा कि डेवलपमेंट वगैरह वो ये नहीं। मुफ्ती साहब से जब ये सवाल पूछा गया, आपने बीजेपी आपने बीजेपी के साथ हुकूमत शुभाकांक्षिता करना। नहीं उधर की आवाज आपने कहा सुहेल साहब ने कि पीडीपी के साथ हमने डेवलपमेंट के लिए नहीं की। जब मुफ्ती साहब को पूछा गया आपने अलायंस क्यों की, क्या मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा? मैं सुहेल साहब से ये सवाल करता हूं, क्या मुफ्ती साहब ये नहीं कहा कि मैंने डेवलपमेंट के लिए की? एक रियासत के लिए बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा अजीम लीडर वहां से चुन के आया है, उसके साथ इतने करोड़ हिंदुस्तानी हैं, मैंने इतने करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ अलायंस की है और ये मैंने कश्मीर के मुफाद के लिए किए, डेवलपमेंट के लिए किए। खैर वो डेवलपमेंट भी नहीं हुई, तबाही भी मच गई, वो एक दीगर सवाल है। लेकिन ये सब लोगों को धोखा देने की भी एक हद होती है, उनको बोलिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा मट्टू साहब, आप कश्मीरी पंडितों का आपने सवाल पूछा, उसका मैं आपको जवाब दे दूं। कश्मीरी पंडितों का जहां तक सवाल है, कश्मीरी पंडित इंटेग्रल पार्ट हैं कश्मीरी सोसाइटी के। जब तक वो वापस इज्जत से बावकार नहीं लाए जाते तब तक कश्मीर अधूरा रहेगा। लेकिन फिर से हमने देखा है 40-50 साल में उनसे भी बेचारों से वादे किए गए, किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उनको वापस लाना वक्त की अहमियत है और जरूरत है। आज से 10 साल पहले कोई टाइम फ्रेम तय हो सकता है? सर इतनी देर पहले होगी, टाइम फ्रेम की तो गुंजाइश ही नहीं है। वो अभी तक 10 साल पहले वो प्रोसेस शुरू हो गया होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वो भी उसको भी हम एक एवोकेटिव इशू की तरह ट्रीट करते हैं। चुनाव के टाइम बोलते हैं, फिर 5-6 साल भूल जाते हैं और उन पे जो अजायम हुए हैं, जो स्ट्रगल वो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उसको समझने की जरूरत है। तभी हम जाके एक पॉलिटिकल विल बना सकेंगे कि उनको यहाँ पे इज्जत के साथ अपने घरों में वापस लाया जाए। अच्छा मट्टू साहब, आप कुछ अरसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे क्या? जी। कैसा रहा वहां का जब उस दौरान आप वहां थे? तो देखिए, सियासत में जब इख्तिलाफ हुए तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं दरकिनार हुआ। मेरी सियासत ये ऐसी गाली गलोच वाली सियासत नहीं है, मैं उठ के यहाँ पे बोल दूं, उसको ये बोल दूं, इसको ये बोल दूं। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सलमान सागर साहब हैं, उनके यूथ प्रेसिडेंट हैं, यूथ लीडर हैं। उनकी सोच को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सोच को। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खाना जंगी है, जाति लड़ाई है, हम यहाँ पे बस शो के बाद तलवारें निकाल के एक दूसरे को मार दें। पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज। यही होना भी चाहिए। खालिद जहांगीर साहब, मैं हिलाल शाह साहब से बात करूंगा, लेकिन आपसे बड़ी मोहब्बतें हैं लोगों को और सब आपसे बहुत जवाब चाहते हैं, जबकि वादी कश्मीर में आपका इतना ज्यादा दखल मुझे दिखाई नहीं देता है। देखिए, जहाँ तक मेरे भाइयों का सवाल है कि इनको मेरे से बड़ा अच्छा एक रिलेशन है, लेकिन इसकी एक वजह है, इनको अगर गुस्सा है, ये गुस्सा हमारी मेन स्ट्रीम लीडरों के ऊपर है। ये सच क्यों नहीं बोलते लोगों को कि हमने बीजेपी के साथ एफिलिएट किया? बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, आप मानो या ना मानो। हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी को अक्सरत से जिताया। आने वाले दिन में भी मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर आएंगे। ये हम कश्मीरी लीडर किसी भी पार्टी के साथ क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं हमने अपने लोगों को बोलते ये जी हिंदुस्तान की पार्टी है, हमने हिंदुस्तान के साथ इखलाक किया है 47 में, उस टाइम कांग्रेस ही, आज बीजेपी है। इसमें क्या मतलब, कश्मीरियों को क्यों झूठ बोलते हैं ये लोग? हिलाल शाह साहब, इतनी सब बातें हो रही थी, जो जुनेद मट्टू साहब से भी बात हुई, जी चाहूंगा। मुजफ्फर बेग साहब इनके बड़े कदावर लीडर हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हीं ने कहा कि ये एजेंडा ऑफ अलायंस, वल्लाह इस पे कोई दस्तक नहीं है, कोई इस पे स्टैंप नहीं है, हमने ये एक्सेप्ट नहीं। मैं मुझे नहीं पता, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वैसे अगर सुहेल बुखारी साहब, अगर दस्तखत है तो आवाम को दिखा दिए जाए। हाँ, उसमें क्या है, मतलब हर तरह के दस्तावेज नेशनल म्यूजियम में मौजूद है, तो ये भी आ जाएगा, उसमें क्या है? बहुत अहम सवाल उठाया गया है और वंस फॉर ऑल इस डिबेट को सॉल्व कर देते हैं। ये एजेंडा ऑफ अलायंस रिलीज किया गया, सरकार जिस दिन बनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे सुनिए, रुकिए, अरे चुप कीजिए ना, सुनिए, ये उस समय रिलीज किया गया जब चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद कुर्सी पे थे, उनके बगल में, अरे चुप कर, अरे सुनिए, एजेंडा ऑफ अलायंस रिलीज किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे जो चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे, उनके साइड में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर नीलमल सिंह थे, दोनों ने मिला के उसको रिलीज किया गया। साथ ही ये एजेंडा ऑफ अलायंस आपको बीजेपी की वेबसाइट पे मिलेगा और इस एजेंडा ऑफ अलायंस की कमिटमेंट्स को पूरा करने, ठीक है, पूरा करने की बात अरुण जेटली ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे की है। चलिए, अब जो है
बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सबको थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, थोड़ा थोड़ा वक्त देना है। सुहेल साहब वादा कर रहे हैं, सुहेल साहब वादा कर रहे हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस कहां साइड पे जहां भी मौजूद है, जहां रिकॉर्ड मौजूद है, सब इकट्ठा करके जो है जुनैद मट्टू साहब को देंगे। जुनैद मट्टू साहब जो है पूरे वादी कश्मीर को दिखाएंगे कि देखिए दस्तखत में मौजूद था। ठीक है जी, नहीं मैं शाकिर साहब से ले लूं। शाकिर साहब बस खत्म हो रहा है। अब मुझे देखिए, अब एक और जो बात हो रही है, पार्लिमानी इंतखाबात के बाद जो है असेंबली इंतखाबात की बात हो रही है, तो क्या महसूस हो रहा है आपके पास? जी क्या कह रहे हैं? अब आगे जो है रास्ता क्या है? क्या असेंबली इंतखाबात का रास्ता है कि नहीं है? देखिए जी, आगे रास्ता यही है कि लोगों का जो एतमाद खोया हुआ है हमें उसको बहाल करना है। जो जुमलेबाजी हो रही है, जो धोखा दिया गया लोगों को, जो महबूबा जी ने कहा कि मोदी जो मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी मिलेगा मोदी जी से। मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर जो इस मसले का हल कर सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो या सेफगार्ड को स्टेटस को सेफगार्ड करने का ये हो। सारा एक हॉक्स प्रू हो गया, सारा एक धोखा प्रू हो गया। हमें सबसे जो बड़ा काम करना है आज की डेट में, ये दिल्ली में जो बैठे हैं लोग, उनको भी इसको अंडरस्टैंड करना है, और जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने धोखा दिया लोगों को, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, यहाँ के इलेक्शन प्रोसेस पे खत्म हो गया 2014 के बाद, जब मैंडेट के साथ धोखा किया गया लोगों के, तो उसको रिवाइव करने के लिए हम सबको काम करना और इंश्योर करना है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट है, वो दोबारा बना रहे। तो सीधी अब मैं खत्म ही कर लेता हूँ क्योंकि आपका हो गया। हिलाल शाह साहब जल्दी से ये बताइए, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस ने जो भी आज कहीं पे आपको दिख रहे हैं, चाहे जगदी का कैंप दिख रहा हो, जो वक्त की एक ज़रूरत थी, जो परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं रहा है, वापस लाने की सिफारिश हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की। आज भी हम चाहते हैं कि वो एक ऑनर के साथ, एक डिग्निटी के साथ वापस आए। कोई भी एक फिरका, कोई भी स्टेक होल्डर कश्मीर का आज तक आपने ये नहीं पाया होगा जो उनके खिलाफ बोल रहा हो। हर एक चाहता है कि वो इस समाज का हिस्सा है, हमारे हिस्से, हमारे भाई है, जिसकी मिसाल कश्मीरियों ने हर खुशी और गम में आपको देखने को मिली इन 30-35 साल में भी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके इस डिबेट से एक बात तो आज जाहिर हो गया कि जो पीडीपी और बीजेपी का होली अनहोली एलायंस जो था, वो आज लोगों के सामने इस डिबेट के जरिए एक्सपोज हो गया कि कोई कमिटमेंट लोगों के साथ नहीं थी, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई थी, कोई जो ये एजेंडा बोल रहे हैं एलायंस साहब, एजेंडा कुछ भी नहीं था, ये एक धोखा था। और वो धोखे का जवाब आपको जमीनी सतह पे इस इलेक्शन में दिखने को मिल रहा है। चलिए, बस वक्त एकदम खत्म हो रहा है, और मेरे साथ इधर आइएगा। एक मेहनत करने वाला नौजवान है जो हमारे चैनल का ही है। इनके वालिद साहब शमशुद्दीन शमीम साहब बहुत अच्छे अफसाना निगार, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, न्यूज़ रिपोर्टर भी रहे, दूरदर्शन वगैरह में उन्होंने काम किया। मैं इनका यहाँ पर उस मेहनत के साथ मैं चाहता हूँ कि इनसे पूछ के मैं आज के प्रोग्राम को जो है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपको क्या लगता है कि कश्मीरियों को क्या चाहिए, मतलब सियासतदान किस तरह के चाहिए, या उनकी तमन्नाएं और उनकी उम्मीदें क्या हैं? ख्वाब वाले नहीं चाहिए, ख्वाब वाले नहीं चाहिए। चलिए, कहते हैं ख्वाब वाले नहीं चाहिए। बस वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये आज की बज़्म जो आप लोगों ने यहाँ पर सजाई, ये सब लोग आए, आप लोग आए, वक्त बिल्कुल खत्म, मुझे इशारा हो रहा है। और बस इजाजत दीजिए नाज़रीन इसके साथ ही, और सियासी जंग यहीं पे ख़त्म पजीर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुपमस अंसान नमरात, दुपमस वंसा विन नमरात, दुपमस वन के रात सेठ तफसीलन पत विन नमरात। बहुत बहुत शुक्रिया।